नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस अब अपनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM के एक्सटेंडेड रेंज पर काम शुरू कर चुका है। और ये नई मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस A का डेवलपमेंट है, जो कि 800 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और ये भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमताओं को काफी बढ़ाएगी भी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस A से लैस इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 MKI अब और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा अगर उसमें ये 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगती है। इसके लिए कहा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI का जो स्ट्रक्चरल एनहांसमेंट है वो किया जाएगा, जिसमें कि इसके मिड और रियर फ्यूजलाज के सेक्शन को और मजबूत किया जाएगा और HAL को इस महत्वपूर्ण संशोधन का काम सौंपा गया है ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि ये फाइटर जेट 2.5 टन की मिसाइल को सुरक्षित रूप से ले जा सके। एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस A भारतीय वायुसेना के लिए बेजोड़ एंटीशिप क्षमताएं भी प्रदान करेगा। ये काफी दूर से दुश्मनों को रोकने में सक्षम होगी और इसका फायदा दोस्तों भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने 3 खुफिया निगरानी और लक्ष्यकरण यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एंड एक्विजिशन यानी कि I-STAR स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के लिए जो बिड्स हैं यानी कि बोलिए उसे अगस्त तक बढ़ा दिया है। I-STAR जो कि एडवांस सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करके सटीक और स्ट्राइक करने योग्य जो खुफिया जानकारी है वो प्रदान करेगा। ये सेंसर्स निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हाई रेजोल्यूशन इमेजरी और डेटा प्रदान कर सकते हैं। और फिर ये जो डेटा हमारे पास आएगा उसे सैटकॉम, वाइड बैंड लाइन ऑफ साइट और ऑपरेशनल डेटा लिंक के माध्यम से फिर प्रसारित किया जाएगा ताकि कम्युनिकेशन जो है वो तेजी से हो सके। I-STAR सिस्टम की डिलीवरी उसे संबंधित ग्राउंड सेगमेंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से 60 महीने के अंदर डिलीवरी की जानी सुनिश्चित है और भारत के इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य अपनी खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत अब अमेरिका की जैवलिन ATGM को टक्कर देने के लिए तैयार है और ऐसे में दोस्तों भारतीय कंपनियां सामने आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों भारत की स्वदेशी कंपनी वेम टेक्नोलॉजी ने स्वदेशी रूप से विकसित असिबल ATGM को प्रदर्शित किया है और ये एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। असिबल दोस्तों एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो टैंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड से लैस है, जो कि 850 mm तक के आर्मर्ड को भेदने में सक्षम है और इसका वजन 18.5 किलोग्राम है। इस प्रणाली में एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है जो कि हमारी पैदल सेना के लिए अत्यधिक पोर्टेबल बनता है। और आपको मैं बता दूं कि मिसाइल ने सेना के परीक्षणों को भी सफलतापूर्वक पास कर लिया है और वेम टेक्नोलॉजी अब ऑर्डर्स का इंतजार कर रही है। और आप सब जानते हैं कि अमेरिका दोस्तों जैवलिन को भारत में बनाना चाहता है और ये उनके लिए कड़ी टक्कर भारत की तरफ से दी जा रही है। भारत की स्वदेशी कंपनी ने भी ठीक इसी तरीके का ATGM विकसित कर लिया है। दूसरी तरफ DRDO भी अपने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को तैयार कर रहा है, जबकि BDL अमोगा 3 ATGM का अनावरण कर चुका है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए अब इतना आसान नहीं होगा भारत में अपनी जैवलिन को बेचना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस साल के अंत 114 MRFA फाइटर जेट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर सकती है। लेकिन दोस्तों डसॉल्ट एविएशन ने एक बार फिर से यहां पर एक जबरदस्त ऑफर भारत को दिया है, जिसमें कि उसने अपने हाइब्रिड वेरिएंट राफेल F4 स्टैंडर्ड का है उसे यहां पर पेश किया है, जो कि कई सारे फीचर्स के साथ आएगा। और दोस्तों इसके जो फीचर्स हैं वो आने वाले राफेल F5 स्टैंडर्ड से लिए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह कि इसमें UCAF कॉम्प्लीमेंट होगा और इसी फाइटर जेट के साथ डसॉल्ट एविएशन भारत को UCAF का भी ऑफर कर रहा है, जो कि भारतीय राफेल के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो फ्रांस का UCAF प्रोग्राम है वो न्यूरॉन UCAV डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम से जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है उसके आधार पर उन्होंने हमें ऑफर किया है। इस ऑफर से दोस्तों एक बात तो है कि डसॉल्ट एविएशन की दावेदारी मजबूत तो हो जाती है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि डसॉल्ट एविएशन भारत को तकनीक हस्तांतरण करने से मना कर रहा है। अब जहां तक बात UCAF की है, इसमें भारत भी अपना UCAF तैयार कर रहा है, तो भारत अपने फाइटर जेट के साथ अपने UCAF का इस्तेमाल करे वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों इतना तो अब आपको पता चल चुका होगा कि चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, चाहे US हो, वो भारत को अब दोस्त नहीं बल्कि मार्केट समझते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की हालत इस तरीके से खराब हो गई है कि अब उसके पास जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं F-16 उनकी वो मरम्मत तक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इन फाइटर जेट्स ने उड़ना बंद कर दिया है, यानी कि ये ग्राउंड हो चुके हैं। पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेकर दुनियादारी में घूम रहा है, लेकिन अब उसके पास F-16 को मेंटेन करने के पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान विदेशी और आंतरिक दोनों तरीके के खतरों का सामना कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की द मिराज रिबिल्ड फैक्ट्री F-16 फाइटर जेट को मेंटेन करती है, अब इनके पास पैसे नहीं है। इस संस्था ने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो F-16 के कल पुर्जे भी नहीं मिल पाएंगे, ना ही इनकी मरम्मत हो पाएगी और ऐसे में इनकी ऑपरेशनल तैयारी खतरे में आ जाएगी। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान F-16 के दम पर काफी उछलता है
और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आने वाले टाइम पे JF-17 और जो J-10C खरीदा है उसके भी यही हाल होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया और इस दौरान हर चुनौती से निपटने के लिए सेना को तैयार रहने के लिए कहा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, HAL अब इजेक्शन सीट पर काम कर रहा है, जो कि STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए वो बना रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, 100 K9 वज्र के लिए अगले महीने रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हाल ही में हमास का जो टॉप कमांडर था इस्माइल हानिया मारा गया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हानिया के ठिकाने पर काफी दूरी से निशाना लगाया गया है। यूरेशियन टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है इनके खिलाफ, क्योंकि उसने पहले भी हुतियों के खिलाफ लंबी दूरी के मिशंस को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि हुतियों पर हमला करने के लिए इजरायली F-35 ने 1700 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। ठीक अब ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान की दूरी करीबन 1500 किलोमीटर है और माना जा रहा है कि हानिया को निशाना बनाने के लिए F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ। अभी हाल ही में दोस्तों इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस बात का ऐलान किया था कि वो अमेरिका से 25 और F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों, अंदाजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट जो है उसका इंतजार रहेगा कि कैसे कैसे ये हमला हुआ है और किस तरीके से निशाना बनाया था। फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कुछ सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।